चलिए सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के सेशन पे। ऑलरेडी जो करंट अफेयर का सेशन मैं ले रहा था उसी के आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो ये अनअकैडमी का चैनल है, यूपीएससी का ही चैनल है, अनअकैडमी का ही लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है अनअकैडमी का ही। और इस चैनल पर सभी का स्वागत है। आपको टॉप एजुकेटर मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा और सभी का इस चैनल पे स्वागत है। सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, टाइम हो गया है। सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास जैसे मैं ले रहा हूँ सीधा प्रसारण करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, जो कोर्स मिलेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म मिलेंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास मिलेगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, टेस्ट और क्विज देके अपनी क्वेरी को आप दूर कर सकते हैं, इसलिए टेस्ट और क्विज बराबर देते रहिए, बार बार मैं कहता भी हूँ। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि सपोज दैट किसी कारणवश अगर लाइव क्लास नहीं भी ले पाते हैं तो वो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा और आप कितनी बार भी चाहें उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ये अनअकैडमी का ऐप है जिसे गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो लोग डाउनलोड ना किए हो वो लोग डाउनलोड कर लें। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे महत्वपूर्ण देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर आपको दिखाई देते हैं यूपीएससी सीएससी के फील्ड के, वो सारे एजुकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। ठीक है। एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर जैसे सब्सक्रिप्शन अवे, आप किसी भी एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन पे, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का है, ऑप्शनल कोर्स का है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एसआरआईटी कोर्स, आप किसी में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दो तरह के प्लान है, एक प्लस प्लान होता है, दूसरा आइकॉनिक प्लान होता है। जो प्लस प्लान है वो ये 1 ईयर का है, 2 ईयर का, 3 ईयर का कि आपका भी है, 1 महीने का, 3, 6, 12 और 24 26 मंथ का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 49,500 है, ये कोड है, इस कोड का यूज करेंगे PG01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है 44,550 आपको पे करना है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, लिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा आपको। ठीक है। दूसरा प्लान है आइकॉनिक का प्लान है। आइकॉनिक का प्लान 1 ईयर का, 2 ईयर का और 3 ईयर का है। 1 ईयर का चार्ज है 69,500, ये कोड है, इस कोड का यूज करेंगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है 62,550 आपको पे करना होगा। इसमें देखो ये प्लस वाले चारों फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे ही। लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये मिलेगा आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे। ये है वैकल्पिक विषय का सब्सक्रिप्शन। जो वैकल्पिक विषय, क्योंकि एक विषय ही चुनना होता है। ऑलरेडी सारा स्ट्रेटजी का क्लास मैं ले चुका हूँ, आज भी लिया था, तो आप लोगों को पता भी होगा। तो जितने भी स्ट्रेटजी की क्लास आपके ले चुका हूं उसको ध्यान से देखते रहिएगा और आप उस हिसाब से अपनी रणनीति को तय कीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपको। ये 1 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का है। जो 1 साल का चार्ज है 27,500 है। कोड यूज करेंगे PG01, 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है 24,750 आपको पे करना है। ये देखिए 25 जनवरी को बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं, 21 के, 22 के और 23 के बैचेज आ चुके हैं, तो इस बैच को ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए 6 महीने के बैच हैं, बाइलिंगुअल बैच भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो इस बैच को ध्यान से देख लीजिएगा। जून को 2021 का देना हो, 11 जून को आपका पेपर है, सभी को पता भी है। ये 1 ईयर के बैच है, 2022 के लिए बैचेज है, 1 ईयर के बैच है। ये भी बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। और 2023 को जिसका देना हो, 2 ईयर का जो कंप्लीट बैच है आपका 2023 के लिए, ये भी बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है और हिंदी है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी में भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप कोड यूज कर सकते हैं PG01। ये एनसीईआरटी के भी देखिए बैच आ चुके हैं, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम बात करते हैं सीधे आज के पहले टॉपिक पे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है और इस बार जो है 32, इसी के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और भी इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा कि कैसे क्या है क्या नहीं है, किस किस सेक्टर्स में बच्चों को दिया जाता है। तो इन्हीं सब टॉपिक पे सबसे पहला आज का जो टॉपिक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021, इसी मुद्दे पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और सीधे हम लोग एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर, मैंने कमिटमेंट भी किया था आप लोगों से पढ़ाऊंगा। तो वर्ष 2021 में 26 जनवरी के दिन को 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन बच्चों को जो पुरस्कार दिया गया है 32 बच्चों को, वो इनोवेशन के सेक्टर में, क्योंकि आजकल देख रहे हैं सरकार जो है इनोवेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन है या बहुत
बहुत सारे मिशंस जो हैं, इनोवेशन पे आज सरकार बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रही है। खेल के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और बहादुरी सहित अन्य क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और असाधारण क्षमताओं के लिए पुरस्कार दिया गया है। यानी कि टोटल पुरस्कार जो दिया गया है 32 पुरस्कार बच्चों को दिया गया है और 32 बच्चों को जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 का दिया गया है वो दिया गया है समाज सेवा के क्षेत्र में, बहादुरी के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए गए हैं। और भी बात करते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत दिए गए हैं और क्या क्या कितने जिले हैं, क्या क्या है, सिर्फ देखते हैं। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के बयान के अनुसार इन विजेता बच्चों को 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 32 जिलों से चुना गया था। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि ये जो पुरस्कार दिया गया है वो पुरस्कार जो है जो फाइनल करता है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो टोटल 32 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार जैसे मैंने कहा भी कि समाज सेवा के सेक्टर में दिया गया है, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और जो बच्चे संस्कृति के क्षेत्र में है या बहादुरी के क्षेत्र में है, इन सभी सेक्टर्स में जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन बच्चों ने उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 का दिया गया है और 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 32 जिलों से चुना गया है। आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, क्योंकि सभी को पता है कि इस समय 2 केंद्रशासित प्रदेश नए बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश और लद्दाख, ठीक है, जहां पर जम्मू कश्मीर में आपका विधानसभा है, लद्दाख में नहीं है। कोविड-19 महामारी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार लेने वालों के साथ वर्चुअली बात की। जाहिर सी बात है कि कोरोना महामारी चली रही है। आप देख रहे हैं 26 जनवरी का दिन था और सभी बच्चों से मुलाकात तो खैर नहीं हो पाएगी, लेकिन मोदी जी ने वर्चुअली तरीके से सभी बच्चों से मुलाकात किया है। तो 32 बच्चों को पुरस्कार इस साल दिया गया है और इनको विभिन्न सेक्टर में जो अच्छा काम किए हैं बच्चे, उन बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। और भी देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और देखिए क्या क्या है, यह पुरस्कार बच्चों को प्रेरित करने में मदद करेगा। जाहिर सी बात है जब पुरस्कार दिया जाएगा तो और भी बच्चे इनसे पूरा प्रभावित होंगे, इसीलिए यह पुरस्कार उसका दिया जाता है ताकि और बच्चे भी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करें। जैसे मान लीजिए आप ही का है अनअकैडमी का जो कॉम्बैट होता है, वो जब होता है तो जाहिर सी बात है बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कार इसीलिए दिया जाता है ताकि और बच्चे भी प्रभावित हों उन चीज़ों से, वो भी अच्छा रैंक सुधारें, उनका भी रैंकिंग में नंबर आए, तो इसीलिए पुरस्कार दिया भी जाता है। तो यह पुरस्कार बच्चों को प्रेरित करने में मदद करेगा ताकि उत्कृष्टता पर जोर दिया जा सके और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। जैसे मैंने कहा कि अनअकैडमी जो कॉम्बैट करा रही है, जो अच्छा रैंकिंग लाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो बच्चे अच्छा काम किए हैं 32 बच्चों को इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अलग अलग सेक्टर्स में जो लोग अच्छा किए हैं, जैसे मैंने कहा कि बहादुरी के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन बच्चों को चुना गया है और उन बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में 7 पुरस्कार दिए गए हैं, इनोवेशन के क्षेत्र में 9 पुरस्कार दिए गए हैं, शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में 5 पुरस्कार दिए गए हैं, जबकि खेल वर्ग में 7 बच्चों ने पुरस्कार जीता है और 3 और बच्चों को बहादुरी के लिए, एक बच्चों को समाज सेवा में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए टोटल जो पुरस्कार बच्चों को दिया गया है वो 32 बच्चों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें अगर मान लीजिए ये पूछ दे कि कला के क्षेत्र में कितने पुरस्कार दिए गए हैं तो 7 पुरस्कार दिए गए हैं, इनोवेशन के क्षेत्र में 9 पुरस्कार दिए गए हैं, शैक्षणिक उपलब्धियों के क्षेत्र में 5 पुरस्कार दिए गए हैं, खेल वर्ग में 7 बच्चों को पुरस्कार दिए, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। और भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आखिर होता क्या है। यह पुरस्कार पूर्व में असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। नेशनल चाइल्ड अवार्ड ऑफ एक्सेप्शनल अचीवमेंट के रूप में इसे जाना जाता था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को। और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो 18 वर्ष से कम आयु के असाधारण प्राप्तकर्ताओं को दिया जाता है, यानी कि उन बच्चों को दिया जाता है जिनकी उम्र जो है 18 साल से कम होती है। और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1996 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। जाहिर सी बात है एक कमेटी होती है, कमेटी डिसाइड करती है, फिर लास्ट जब प्रपोजल होता है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है फाइनल। तो 1996 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा।
यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा, डिजाइन, नवाचार, खेल, साहित्य क्षेत्र में असाधारण क्षमता वाले बच्चों को सम्मानित करता है। और इस पुरस्कार के जो विजेता होते हैं गणतंत्र दिवस के परेड में भी भाग लेते हैं। जो 32 बच्चे हैं भाग लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कोरोना महामारी के चलते मोदी जी ने सबसे वर्चुअली तरीके से बात भी किया है। इसे नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दरबार में हाल में प्रस्तुत किया गया था। और व्यक्तिगत पुरस्कारों में एक पदक दिया जाता है, जो बच्चों को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, और प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो ये तो आप लोगों को आइडिया होगा है कि कितना पुरस्कार कैसे क्या क्या दिया जाता है, कि 1 लाख रुपए होगा, फिर प्रशस्ति पत्र होगा, एक लेटर दिया जाएगा अलग से। तो ये सब चीजें बच्चों को दिया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के थ्रू है ये। 32 बच्चों को चुना गया है। 1990 जैसे मैंने कहा कि 1996 से इस पुरस्कार को सम्मानित दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तरह तरह के सेक्टर्स में जो बच्चे अच्छे काम किए हैं उन बच्चों को चुना गया है। तो देखिए मोदी जी हैं हमारे, मन की बात कर रहे हैं, तो बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, विजेताओं का चयन कैसे होता है ये भी देख लीजिए कि कैसे विजेताओं का चयन होता है। इस पुरस्कार के लिए विजेताओं के नामों को एक राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। यानी कि इस पुरस्कार के लिए जो विजेताओं के नामों को एक राष्ट्रीय चयन समिति होती है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई पैनल होगा, समिति में लोग होंगे, वो समिति के लोग डिसाइड करेंगे, और समिति के लोग जो डिसाइड करेंगे उसी के अनुसार जो है आपका चयन किया जाएगा बच्चों का। तो इस पुरस्कार के लिए जो विजेताओं के नामों को एक राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, जिसका जो नेतृत्व करता है महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री करते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस समय वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है किसके अंतर्गत, मतलब कौन मंत्री जी है महिला और बाल विकास मंत्रालय, जो इसका फाइनल जिसमें मैंने कहा कि जिसका नेतृत्व महिला और बाल विकास के मंत्रालय के मंत्री करते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कौन है इस समय मंत्री जी जो ये सब करते हैं। तो यह है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। दूसरा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2021। ये भी देख लीजिए क्योंकि गणतंत्र दिवस बहुत रिसेंटली था, और गणतंत्र दिवस जब था तो जाहिर सी बात है कि इस बार का जो 72वां गणतंत्र दिवस था बहुत ही इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए। और खैर कुछ ऐसी घटनाएं भी हो गई जो नहीं होनी चाहिए, खैर उसके लिए मैं क्या बोलूं। लेकिन चलिए पद्म पुरस्कार से हम बात करते हैं। पद्म पुरस्कार देखिए 3 तरह के होते हैं, एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, और तीसरा होता है पद्म श्री। तो इस बार दिए गए हैं पद्म विभूषण भी दिया गया है, पद्म भूषण भी दिया गया है, पद्म श्री भी दिया गया है। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है, पद्म श्री जो दिया गया है 102 लोगों को दिया गया है। यानी कि टोटल 119 लोगों को दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण भी है। पद्म विभूषण, इसको ध्यान से पढ़िएगा, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, ठीक है, और पद्म श्री होता है। तो ये दिया गया है, ये आपके 7 लोगों को, ये 10 लोगों को दिया गया है, ये 102 लोगों को लिया गया है। तो टोटल 109 आपका हो जाएगा, 7, 10, 17 और 102, ठीक है। तो 119 लोगों को दिया गया है, और सबसे बड़ा होता है भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है, तो सभी जानते भी होंगे। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस था वो गणतंत्र दिवस आपका था कौन सा, 72वां था। ये भी पेपर में खूब पूछा जाता है। तो 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन समारोह में प्रदान किया जाता है। यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति भवन के समारोह में इसे प्रदान किया जाता है। और इस बार जैसे मैंने कहा कि 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और ये पद्म पुरस्कार 3 तरह के होते हैं, जिसमें पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म श्री होता है। और जैसे मैंने कहा कि पद्म विभूषण जो है आपको 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है 10 लोगों को दिया गया है, और पद्म श्री जो है 102 लोगों को दिया गया है। और इन पुरस्कारों को जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के भवन में, राष्ट्रपति भवन जो है उनमें समारोह में इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। 2021 में, वर्ष 2021 में राष्ट्रपति ने 119 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिसमें 7 जो है पद्म विभूषण होता है। ऐसे भी याद कर लीजिएगा हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो इस साल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, और 102 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। तो ये भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये जो पद्म विभूषण होता है भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण तीसरा होता है, और पद्म श्री चौथा सर्वोच्च सम्मान होता है, क्योंकि पहला होता है भारत रत्न। और भारत रत्न किनको किनको मिला है सभी लोग भली भांति जानते होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मिल चुका है, मदन मोहन मालवीय साहब को मिल चुका है, प्रणब दा को भी मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है। तो ये सब आप लोग बेसिकली जानते भी होंगे।
तो आगे हम चर्चा करते हैं। और भी देखिए पद्म पुरस्कारों में और भी देखिए क्या क्या चीजें हैं। पद्म महिला पुरस्कार विजेताओं की संख्या टोटल 29 है। इनमें विदेशी श्रेणी के 10 व्यक्ति या एनआरआई जो होते हैं, या पीओआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसे कहते हैं, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, और 16 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले और एक ट्रांसजेंडर अवार्ड विजेता शामिल है। यानी कि टोटल में बता रहा हूं मैं आपको, श्री रामविलास पासवान को सर्वोच्च सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है, मरणोपरांत प्रदान किया गया है। और देखिए रिसेंटली बीपीएससी के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था बीपीएससी में, जो इस साल का बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रामविलास पासवान जी हैं, जो खाद्य आपूर्ति मंत्री भी आपके थे, बहुत अच्छा काम भी किए थे, आपके बिहार से आते हैं, आपके हाजीपुर से आते हैं, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं। खैर अब हम लोग के बीच में नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि किस पार्टी से आते हैं, लोजपा से आते हैं या कौन से मंत्री थे। क्वेश्चन ये पूछा था बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स में कि इस साल रामविलास पासवान जी ने जब अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो वो किस पार्टी से शुरुआत किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो श्री रामविलास पासवान जी को सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है, मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया है रामविलास पासवान जी को। तो ये भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और भी देखिए पद्म पुरस्कार क्या होता है। यह देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक होते हैं। यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में कहा भी है कि 3 श्रेणियों में इस पुरस्कार को दिया जाता है। पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म श्री होता है। तो 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, जिसमें पद्म विभूषण दिया गया है 7 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया है 10 लोगों को और पद्म श्री दिया गया है 102 लोगों को। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, टोटल 119 को दिया गया है। और भी देखिए क्या क्या चीजें हैं। यह जो पुरस्कार दिया जाता है कला के क्षेत्र में दिया जाता है, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्रों में दिया जाता है, सामाजिक कार्य, व्यापार और उद्योग, विज्ञान और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि ये जो पुरस्कार टोटल दिया जाता है 119 लोगों को, और अलग अलग सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जैसे मैंने कहा कला के सेक्टर्स में हो या सार्वजनिक मामलों के सेक्टर्स में हो, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में हो, व्यापार और उद्योग के सेक्टर्स में हो, विज्ञान और इंजीनियरिंग के सेक्टर्स में हो, चिकित्सा के सेक्टर्स में हो, साहित्य के सेक्टर्स में हो। प्लीज वेट जस्ट 1 मिनट, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल और नागरिक सेवा के सेक्टर्स में हो, विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में दिया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि 3 सेक्टर्स में दिया जाता है, जैसे पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है। पद्म विभूषण दिया गया है 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को, पद्म श्री 102 लोगों को, टोटल 109 लोगों को दिया गया है। तो ये ध्यान से देख लीजिए किस किस सेक्टर्स में दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कला के सेक्टर्स में दिया गया, सार्वजनिक, थैंक यू, कला के सेक्टर में दिया जाता है, आपके साहित्य के सेक्टर में दिया जाता है, रात का समय आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चिकित्सा के सेक्टर में दिया जाता है, साहित्य है, शिक्षा है, खेल है और नागरिक सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। और भी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पद्म विभूषण की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि पद्म विभूषण जो 3 प्रकार के होते हैं पद्म पुरस्कार, इसमें पहला है पद्म विभूषण। यह भारत गणराज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ये पद्म विभूषण जो इस बार 7 लोगों को मिला है, और यह पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया जाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि इसको स्थापित कब किया गया था। तो 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था, और यह पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और 1954 में जब इसको शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 को, तो 4 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण पुरस्कार, जिसमें सत्येंद्र नाथ बोस साहब थे, जाकिर हुसैन साहब थे, बाल साहेब गंगाधर खेर साहब थे, नंदलाल बोस, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता थे। यानी कि टोटल 4 लोगों को इस साल 2 जनवरी 1954 को जब पद्म पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी 1954 में, तो इन 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। और इस साल 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका क्रम पूछ लेता है कि पद्म विभूषण बड़ा है कि पद्म भूषण बड़ा है कि पद्म श्री बड़ा है। तो याद रखिएगा पद्म के साथ विभूषण 4 डिजिट है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए 2021 में देखिए इतने लोगों को दिया गया है, जिसमें श्री शिंजो आबे हैं जो जापान से आते हैं, सार्वजनिक मामलों के
सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है, जो अलग अलग सेक्टर्स जो मैंने आपको बताया। श्री एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम मरणोपरांत दिया गया है, कला के क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। श्री सुदर्शन साहू जो कला के क्षेत्र में मिला है, इनको उड़ीसा के रहने वाले हैं। बेले मोनपम्मा हेगड़े साहब जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री बीबी लाल अन्य को पुरातत्व के क्षेत्र में दिया गया है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। श्री नरेंद्र सिंह कंपनी मरणोपरांत दिया गया है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। और मौलाना वहीउद्दीन खान साहब को दिया गया, अध्यात्मिकता के लिए दिया गया है, दिल्ली के रहने वाले हैं। यानी कि टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 लोगों को इस साल पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वो भी अलग अलग क्षेत्र में इनको इनके विशिष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित, इस पुरस्कार से नवाजा गया है इन लोगों को। तो ये ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप लोग, ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से बेटा जुड़ जाना। जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। अनअकैडमी पे जायसवाल का नाम से टेलीग्राम का लिंक है, और ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा सकते हैं, ठीक है। और देखिए पद्म भूषण पे हम लोग आते हैं, तो यह भारत का तीसरा है, क्योंकि पहला भारत रत्न हो गया, दूसरा हो गया पद्म विभूषण हो गया, जैसे मैंने बताया आपको, और ये तीसरा है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की भी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। पद्मश्री, ये पद्म भूषण दिया गया है, 10 लोगों को दिया गया है। पद्मश्री जो 102 लोगों को दिया गया है, जैसे मैंने कहा भी कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बाद ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। तो ये बेटा पेपर में पढ़ लेना कि सबसे पहला भारत रत्न होता है, दूसरा आपका पद्म विभूषण होता है, तीसरा आपका पद्म भूषण होता है, और चौथा होता है पद्म श्री होता है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्रम कई बार पूछता भी है। और इस बार 102 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भारत द्वारा हर साल 1954 के बाद से गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया था, और इस बार भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर टोटल 119 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण दिया गया है 7 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया है 10 लोगों को, और पद्म श्री दिया गया है 102 लोगों को। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, अलग अलग सेक्टर्स में उनके विशिष्ट योगदान के लिए इस साल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस इस साल का था भी, आप सभी जानते भी हैं, और ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस इस साल था 26 जनवरी को। क्यों था सभी लोग जानते भी हैं, मैं उस पर कुछ कटाक्ष नहीं बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। खैर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाए जाते हैं, इसी मुद्दे पर हम थोड़ा सा बात भी करेंगे, और कई सारे ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सभी लोग जानते भी होंगे, इस साल का गणतंत्र दिवस क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस इतना इंपॉर्टेंट मतलब था, और कुछ अलग अनहोनी घटनाएं भी आपको देखने को मिला है। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष देश भर में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, सभी लोग जानते भी हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है, जो नहीं जानता है वो भी जान ले आज। और इस बार का गणतंत्र दिवस कितने नंबर का था, अभी मैंने बताया कि 72वां गणतंत्र दिवस था इस बार। दरअसल 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, और इस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है, सभी लोग इतना तो जानते भी होंगे कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, ये भी जानते होंगे, आगे भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। और इस वर्ष जो है नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इस कार्यक्रम में भारत की सैन्य ताकत तथा विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया था। और इस बार आपको पता होगा कि कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया था। बोरिस जॉनसन जो लंदन के हैं, यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, ब्रिटेन के हैं, कहिए ब्रिटेन कहिए तो अच्छा लगेगा, ब्रिटेन के जो थे प्रधानमंत्री वो आने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते हुए हालात को देखते हुए उन्होंने अपने यात्रा को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे क्योंकि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने देखा भी होगा एयर इंडिया की एक फ्लाइट आ रही थी जिसमें 10 से 12 कोरोना पॉजिटिव पाए भी गए थे, तो उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया, इसलिए वो नहीं आए। संविधान ने, और भी देखिए 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया था, और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया था। ये पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को इसे मतलब जैसे मैंने कहा कि संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान को, और बाद में 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। इसीलिए 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया भी जाता है। और भी देखिए क्यों है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की डोमिनियन स्टेट की जो पेशकश थी उसको ठुकराते हुए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और आपको पता होगा अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, थोड़ा कमेंट करके हमको बताइए।
कमेंट करके आप सभी के सभी बताइए। लेटेस्ट करंट अफेयर आप लोग को मिलता रहेगा रात को, टेंशन फ्री रहिए आप लोग, वो भी चाय के साथ। ठीक है, चाय मैं पीऊंगा, आप लोग बैठ बैठ के करंट अफेयर पढ़िए। एक एक टॉपिक, एक एक इंपॉर्टेंट जो भी उसके डायमेंशंस होते हैं, सारे डायमेंशंस आपको बताए जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को ही कहा था कि पूर्ण स्वराज की मांग किया था। आप बताइए कमेंट करके कौन ऐसे थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। और भी देखिए इसके रोचक तथ्य जानिए कि भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया भी जाता है। तो यह भी चीजें बताया भी गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया। और यूपी पीसीएस में या भारत की कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, वनडे एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, ये सब क्वेश्चन लगातार पूछे, बच्चों वाले क्वेश्चन आपको दिखाई देते होंगे। लेकिन आजीवन जब तक परीक्षाएं होंगी, कंपटीशन होंगी, ये जो जो मैं बता रहा हूँ फैक्ट कभी हटने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार ये फिक्स हो गया तो जीवन भर यही सब रहेगा। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और भी देखिए, भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये मजे की बात है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर कहीं है तो वो भारत का संविधान है। लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। और हमने बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया ही है, जैसे फंडामेंटल राइट्स कहीं का है तो कहीं का आपात उपबंध है। खैर ये जब आपके पॉलिटी के सर जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरा बताया जाएगा। तो देखिए इस समय भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और भारतीय संविधान के कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम से, अमेरिका से, जर्मनी से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। एक मिनट रुक जाना बेटा, बस एक मिनट रुक जाइएगा आप सभी के सभी, प्लीज वेट 1 मिनट, प्लीज वेट, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बस 1 मिनट, बस हो गया। प्लीज वेट। ठीक है, तो बस वही मैं जो कह रहा था आप लोगों से। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, तो वही मैं कह रहा था कि भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमने बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया है और ये हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब हमारे साथ हों तो डरने की क्या बात है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का योगदान है। खैर, तो भारतीय संविधान के कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिया गया है। और संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया है। और संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था और बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं मुझे लगता है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कमेंट करके बताइए कि मौलिक अधिकार किसके और किसके बीच में होता है। मतलब मौलिक अधिकार जो दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया, पहले तो ये बताइए कि फंडामेंटल राइट किस देश के से लिया गया है। फंडामेंटल राइट किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में आपके किस पड़ता है, आपका किस भाग में है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। कमेंट करके आप लोग बताइए मुझे। ठीक है, और ये लगातार ये क्वेश्चन भारत की किसी भी परीक्षा में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। इसको देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पेपरलेस बजट होगा। 1 फरवरी को बजट मनाया जाता है और 1 फरवरी कल है, कल बजट होगा और पहली बार पेपरलेस बजट होगा। आजकल सरकार देख ही रहे हर चीज को डिजिटलीकरण करने पे लगी हुई है।
पेपरलेस बजट के पे भी बात कल होगी। और एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, और बजट 2021 से पहले इन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर भी लेते हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, कमेंट करके बताइए कि देश के वित्त राज्य मंत्री कौन है इस समय, वित्त राज्य मंत्री कौन है, कमेंट कीजिए। जो वित्त मंत्री का नाम तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी है। तो वित्त राज्य मंत्री कौन है इस समय देश के, बताइए आप सभी के सभी। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने से पहले यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पॉइंट बी नोटेड, 1 फरवरी 2021 को। और उसके पहले भी मैं बताऊंगा कि पहले कब बजट बनाया जाता था, बजट की शुरुआत कब की जाती थी, और इस बार भी बताऊंगा, हलवा उलवा का भी इसमें जिक्र करूंगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। तो 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने से पहले उन्होंने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यानी कि अब पेपरलेस बजट होगा, पेपर ऊपर लेके नहीं जाना है, क्योंकि सरकार कह रही है कि पेपरलेस होना चाहिए। इसीलिए सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करने से पहले इन्होंने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च भी कर दिया है। और इस मोबाइल ऐप को बजट से संबंधित दस्तावेजों की पुरानी परेशानी मुक्त पहुंच के लिए लॉन्च किया गया है, जिसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और यह पहली बार है जब बजट पूरी तरह से कागज रहित होगा। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 फरवरी 2021 का वो बजट इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा कि जब बजट जो होगा पेपरलेस बजट होगा, ठीक है। और जब बजट पेश करने से पहले इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम रखा है यूनियन बजट मोबाइल ऐप रखा है। और इस मोबाइल ऐप को बजट पेश करने से संबंधित दस्तावेजों की परेशानी मुक्त पहुंच के लिए लॉन्च किया गया था। और यह पहली बार है जब बजट जो है 1 फरवरी को जो पेश किया जाएगा, यानी कि कल जो पेश किया जाएगा, वो पूरी तरह से कागज रहित होगा। और भी देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप के बारे में। यह मोबाइल ऐप 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करेंगी, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट अनुदान की मांग और वित्त विधेयक शामिल होंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि यह मोबाइल ऐप 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करेंगी। इसके साथ ही साथ इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट अनुदान की मांग और वित्त विधेयक इसमें शामिल होंगे। तो कौन सा मोबाइल ऐप है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1 फरवरी को ही आपका पता है कि बजट प्रस्तुत किया जाता है। और इस साल का जो बजट होगा बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जाएगा। और पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने के पहले हमारी वित्त मंत्री साहिबा, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस ऐप के इंटरफेस को यूजर फ्रेंडली तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि कोई भी किसी भी तरीके से उसको देख ले। और इसमें जैसे सारे फीचर्स जो होते हैं, डाउनलोडिंग के फीचर्स हुए हैं, प्रिंटिंग है, सर्च है, जूम है, इन एंड आउट है, टेबल एंड कंटेंट और एक्सटर्नल लिंक जैसे फीचर इसमें शामिल होते हैं। यह एक द्विपक्षीय ऐप होता है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में यह ऐप होता है, ताकि भाई कोई भी आसान तरीके से उन चीजों को समझ ले, बूझ ले, इको फ्रेंडली हो वो। और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसे एनआईसी कहते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कहते हैं, ने आर्थिक मामलों के विभाग के मार्गदर्शन में यह ऐप विकसित किया है। यानी कि जो एनआईसी है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है, उसने आर्थिक मामलों के जो विभाग है उसके निर्देशन में, उसके मार्गदर्शन में इस ऐप को विकसित किया है, इस ऐप को विकसित किया गया है। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग कि किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, किस डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन में जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र ने, जैसे मैंने कहा कि आर्थिक मामलों के विभाग के मार्गदर्शन में इस ऐप को विकसित किया है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूनियन बजट, जब बजट आएगा तो बजट पे चर्चा करेंगे। इस बार देखते हैं बजट पे क्या क्या खास है, हम आम आदमियों के लिए क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि कोरोना महामारी तो झेल चुके हैं सभी लोग, कुछ नया होने वाला है, कुछ क्रिएटिव होने वाला, देखते हैं सरकार क्या देती है। केंद्रीय बजट के बारे में देखिए कुछ मुख्य तथ्य बताऊंगा जो पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। संविधान में केंद्रीय बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं है केंद्रीय बजट या बजट क्या है या केंद्रीय बजट शब्द क्या है, इसका कहीं पर जिक्र नहीं है, कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण को आमतौर पर बजट के रूप में जाना जाता है। संविधान में तो उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण को आमतौर पर, जैसे मैंने कहा, कि बजट के रूप में जाना जाता है। और यह वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार तैयार किया जाता है। यानी कि भारतीय संविधान का जो 112 अनुच्छेद जो कहता है, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के में, जैसे मैंने कहा, कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार तैयार इसे किया जाता है।
संविधान में कहीं पर भी केंद्रीय बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण को आमतौर पर बजट में के रूप में जाना जाता है। और इस अनुच्छेद को देख लीजिए, कई बार पेपर में पूछा जाता है। 1999 तक क्या होता था कि फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर अच्छा एक बात बताओ, 2021 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? पहले मुझे ये बताओ, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से डिविजिबल होते हैं, उसके लास्ट के 2 डिजिट। तो पहली बात कि 2021 लीप ईयर नहीं है। तो चलिए, 1999 तक फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर शाम 5 बजे केंद्रीय बजट की घोषणा की जाती थी। तो 1999 तक ऐसा होता था कि शाम का 5 बजा उस समय बजट की घोषणा की जाती थी, लेकिन 1999 के बाद से बजट पेश करने के समय को सुबह 11 बजे किया गया था। कहा गया था कि देखो भाई, ठंड बहुत है, दिन में ही कर ले या रात को कर लेते हो तुम लोग शाम को। तो 99 तक जब था, अटल जी की सरकार भी थी, 99 तक जब था उस समय शाम को 5 बजे किया गया था। फिर 99 के बाद जब है आपका दिन में 11 बजे उसे रखा गया। लेकिन जब हमारे देश के पूर्ण बहुमत की सरकार, बीजेपी की सरकार जब फिर आती है 2014 में, तो देखिए 2016 में क्या होता है। 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बजट प्रस्तुति की तारीख को कहा कि देखो, ऐसा नहीं है भाई कि तुम महीने के आखिरी दिन तुम लोग करवा रहे हो, तुम लोग तो टाइम ही बदल रहे हो, तो तारीख भी बदल देंगे। अब महीने के लास्ट में नहीं होगा, महीने के पहले दिन होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सीधे टाइम डेट सब कुछ बदल के उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोग महीने के आखिरी में आप लोग कह रहे हो, ये तो गलत बात है भाई। सुबह सुबह लोगों को बताओ कि बजट के बारे में क्या क्या कहा गया, ताकि शाम तक लोग अच्छे से जाने, अपने घर पे चर्चा भी करें। इसलिए पीएम मोदी ने 2014 में जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं कुछ क्रिएटिव हूँ भाई, पूर्ण बहुमत की सरकार है हमारी। तो उन्होंने कहा कि 2016 में हम बजट की तारीख को ही हम बदल देते हैं, आप महीने के आखिरी करें, हम महीने के पहले दिन कर देंगे। मोदी हैं तो मुमकिन है। इसीलिए उन्होंने 1 फरवरी में इसे स्थानांतरित कर दिया। और 2016 में पहली बार देखिए रेल बजट को भी केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में पूछा गया है। बजट दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत जो होती है वो हलवा समारोह से होती है, यानी कि हलवा बनाया जाता है जब शुरुआत, सुबह सुबह ही तो कोई हलवा खाएगा, ये बताओ। तो मोदी जी ने कहा देखो, ऐसा है कि शाम को नहीं होगा, अब होगा सुबह होगा, लेकिन डेट जो है मेरा होगा, महीने के आखिरी दिन नहीं करेंगे, हम महीने के पहले दिन करेंगे। तो मोदी जी ने कहा है, तो बजट दस्तावेजों की जो छपाई की शुरुआत होती है वो हलवा समारोह से होती है, और जिसमें वित्त मंत्री द्वारा हलवा परोसा जाता है। तो जो हमारी वित्त मंत्री साहिबा है, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा जो है क्या किया जाता है, हलवा परोसा जाता है। मतलब बस फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, एक आम भाषा में समझ लीजिए बस आप लोग। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र क्या है, एनआईसी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। एनआईसी जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है। ये जो एनआईसी होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो होता है, वो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और यह सरकार द्वारा आईटी सेवाओं के वितरण और डिजिटल इंडिया मिशन के विस्तार के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? तो ये आपको पता चल गया कि बजट कब पेश करते हैं। 99 तक बजट क्या था, जैसे मैंने कहा कि 99 तक ऐसा था कि शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था, लेकिन 99 के बाद हुआ कि दिन में 11 बजे कर दिया गया। और 2016 में मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम समय नहीं बदलेंगे, हम तो चलो 11 बजे ठीक है, सुबह का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि महीने के आखिरी दिन ना हो, महीने के पहले दिन हो, क्योंकि हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आए हैं। और शुरुआत हलवा समारोह से होती है, और सब कुछ मैंने आपको बता चुका हूं, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो एनआईसी जो है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और यह सरकार द्वारा आईटी सेवाओं के वितरण और डिजिटल इंडिया मिशन के विस्तार के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। वैसे भी देख रहे हैं सरकार हर चीज को डिजिटलाइज कर चुकी है, और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जाएगा 1 फरवरी को। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, कल देखते हैं क्या होता है। अगला जो टॉपिक है, महाराष्ट्र ने जेल पर्यटन शुरू किया है। जेल पर्यटन शुरू किया गया वो भी 26 जनवरी को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुणे के यरवदा जेल से शुरू किया गया है, और एक नई शुरुआत की गई है। यरवदा जेल से बहुत सारे हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय योद्धा जो स्वतंत्रता सेनानी जिसे कह सकते हैं आप लोग, उन यरवदा जेल में ही रहे हैं लोग, उनके बारे में हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। जेल पर्यटन आखिर है क्या, यरवदा जेल के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अगला टॉपिक देखते हैं, और डेली ऐसे ही करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा डिटेल मैं आप लोग को दे दूंगा। आज जो पढ़ाया हूँ, चाहे पद्म पुरस्कार पढ़ाया हूँ, या प्रधानमंत्री जो बच्चों को पुरस्कार दे रहे हैं, जितने 32 बच्चों को, वो पढ़ाया मैंने, या आपको बजट के बारे में बताया, पेपरलेस बजट के बारे में बताया, तो ये सब चीज़ों को आप लोग आराम से पढ़िएगा। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, सारे डायमेंशंस दे चुका हूँ।
तो जेल पर्यटन शुरू किया गया, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की यरवदा जेल से जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला किया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में जैसे भी आप जानते होंगे किसकी सरकार है, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। तो महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की यरवदा जेल से जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला किया है, पुणे की यरवदा जेल से। और यह हुआ है जनवरी 2000 मतलब 26 जनवरी 2021 को शुरू किया गया है। यह पहल राज्य में ऐतिहासिक जेलों को देखने के लिए लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। जाहिर सी बात है कि यरवदा जेल से बहुत सारे लोग जो हमारे देश के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति से जुड़ी हुई है चीजें, तो इसके बारे में हम लोग और भी देखते हैं कि ताकि लोग वहां पे जाके उसका दीदार भी कर सके। बहुत बड़ा जेल है, इसके बारे में और चर्चा भी मैं करूंगा आपको। यह पहल राज्य में ऐतिहासिक जेलों को देखने के लिए लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है और यह कई स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में इसे किया जा रहा है, ताकि कई भी जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो जो है इसकी स्मृति में किया जा रहा है, ताकि लोग जाके जेल पर्यटन का भी आनंद ले सके। जो कभी जेलों में कैद थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, ब्रिटिश शासन के तहत यरवदा जेल में कैद किए गए कुछ स्वतंत्रता सेनानियों में जैसे हमारे महात्मा गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, वो भी थे। ठीक है, तो देख लीजिएगा। सरोजिनी नायडू थी, जिसे भारत कोकिला कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे बारडोली की महिलाओं ने पटेल सरदार की उपाधि इनको दी। मोतीलाल नेहरू, जो हमारे नेहरू जी के पिताजी थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, और महात्मा गांधी बापू तो खैर जानते ही हैं सभी लोग। तो ये सब चीजें हैं, इन लोग की यादें जुड़ी हुई हैं उन जेलों से। इसीलिए अब जो महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन ने शुरू करने का फैसला किया है, और जैसे मैंने कहा कि यह पहल राज्य में ऐतिहासिक जेलों को देखने के लिए लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। 26 जनवरी 2021 से इसे शुरुआत कर दिया गया है। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और भी देखिए, यरवदा सेंट्रल जेल के बारे में आप लोग जान लीजिए, पिक्चरों में तो खैर आप देखते भी होंगे। यह पुणे के यरवदा में एक प्रसिद्ध उच्च सुरक्षा जेल है, हाई सिक्योरिटी जेल है ये, और यह महाराष्ट्र राज्य की सबसे बड़ी जेल है। और यह जेल दक्षिणी एशिया, साउथ एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक है, और इनमें एक साथ 5000 कैदियों को रखा जा सकता है। तो आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रहा है कि इतने ज्यादा कैदी हो जा रहे हैं, उनको सही तरीके से उनके अधिकार दीजिए आप लोग। खैर क्या बोला जाए, कई सारे आयोग बने हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। ये पुणे के यरवदा में एक प्रसिद्ध उच्च सुरक्षा जेल है, हाई सिक्योरिटी जेल है। यह महाराष्ट्र राज्य की सबसे बड़ी जेल है, और सबसे बड़ी मजे की बात है कि दक्षिणी एशिया, साउथ एशिया की सबसे बड़ी जेल है। इसमें 5000 कैदियों को रखा जा सकता है। इस जेल का निर्माण किया गया था अंग्रेजों के जमाने में, 1871 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले ही कर दिया गया था, और यह उच्च दीवारों द्वारा संरक्षित है, और इसे विभिन्न सुरक्षा क्षेत्रों और बैरकों में से विभाजित किया जा सकता है। बताइए 5000 लोग उस जेल में रह सकते हैं। इसमें उच्च सुरक्षा वाले कैदियों के लिए अंडे के आकार की कोशिकाएं भी इसमें शामिल है। हाई सिक्योरिटी जेल है ये यरवदा जेल, जो पुणे में स्थित है। और भी देखिए, यरवदा जेल में महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा यादगार पहल देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने 1932 में भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान यरवदा जेल में कई साल बिताए भी थे, और 1932 में जब उन्हें जेल में रखा गया था, तब वे दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार के विरुद्ध में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे थे। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत जो था आपका, और उन्होंने पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अपना उपवास खोला था, और 1933 में गांधी जी को रिहा किया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में फिर से उन्हें उसी जेल में डाल दिया गया। तो महात्मा गांधी जी के बारे में ये सब चीजें हैं, यादगार पल है, और इसीलिए पर्यटन, जेल पर्यटन के रूप में इसको किया जा रहा है, ताकि आम आदमी भी जाके उस जेल का दीदार कर सके। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और कई सारे ऐसे फैक्ट है जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार ये सब पूछे जाते भी हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन सब लोग जानते भी होंगे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, इसीलिए इसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि 9 अगस्त को स्टार्ट किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन थे। और गांधी जी के बारे में मैं खैर क्या कहूँ, ये गांधी जी जो चोरी चोरा हत्याकांड होता है तो अपने आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, वापस ले लेते हैं, और वही गांधी जी 1922 में जब ये घटना होती है, और वही गांधी जी जब करो या मरो मत का नारा देते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करता है, होता है डू या डाई का नारा देते हैं, करो या मरो। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, और महात्मा गांधी द्वारा 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में इसकी शुरुआत, सब आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और पेपर में एक बार और क्वेश्चन पूछता है, अब रिसेंटली एक पेपर हुआ था, यूपी विधानसभा का पेपर हुआ था, उस समय भी ये क्वेश्चन एक पूछ दिया गया था कि जब देश आजाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो बताइए 40 से लेके 45 तक
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कोई भी महारथी ऐसा हो जो मुझे आंसर दे दे सही, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को अगस्त प्रस्ताव या अगस्त आंदोलन अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में इसके आंदोलन को शुरू किया गया था और 1940 से लेकर 1945 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, क्योंकि सभी लोग जेल में बंद थे। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब जो 5 साल तक 40 से लेकर 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। और जब देश आजाद हुआ जिस साल 1947 में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी साहब। ये पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन रिसेंटली। तो महात्मा गांधी द्वारा यूपी विधानसभा में या बिहार PCS में कोई क्वेश्चन ये पूछा गया, रिसेंटली पूछा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। खैर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता दिया आप लोगों को। तो महात्मा गांधी द्वारा 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में यह आंदोलन शुरू किया गया था। और यह द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने ऑफर किया था गांधी जी कुछ डिस्काउंट दीजिए। गांधी जी ने कहा ना ना ना, पोस्ट डेटेड चेक है। एक बार तुम लोग कहानी कह चुके हो, दोबारा नहीं सुनेंगे तुम लोग की कहानी, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से यह आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में होता है और बीच में आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी होता है। तो अंग्रेज बड़ा आशंकित थे कि यही गांधी जी हैं, जब कभी कहते हैं अहिंसा मत करो, ये गांधी जी को क्या हो गया भाई, आज कह रहे हैं कि डू या डाई का नारा दे रहे हैं, करो या मरो, ये क्या हो गया। तो गांधी जी से बड़ा कोई मतलब, गांधी जी यार ऐसी महान हस्ती। खैर, जिस आत्मनिर्भर भारत की सरकार आज बात कर रही है, गांधी जी बहुत पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि उनका वो स्टेटमेंट है कि सूद काटने से और चरखा चलाने से देश की गरीबी को तो दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोगों में आत्मस्वावलंबन की भावना पैदा किया जा सकता है। आज सरकार उन्हीं को फॉलो कर रही है, आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी कल हम लोग किया जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी जो भी चीज़ें हैं, बाकी जो भी टॉपिक्स हैं, कल हम आराम से करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो कल हम करेंगे जो भी टॉपिक्स हैं। बाकी आज जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा किसी भी टॉपिक में, ठीक है। तो कल हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस 1 मिनट रुक जाइए सभी के सभी, ठीक है। तो चलिए, ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम का लिंक को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे दिया है। और कल हम फिर मिलेंगे आप लोगों से रात को 9 बजे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास को यहीं पे ऑफ करता हूँ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। कल हम फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं, रूबरू होते हैं कल। और जो भी इंफॉर्मेशन कल देना होगा मुझे, रोज़ रात को 9 बजे जो है क्लास होगा आप लोग का। जैसे क्लास चल रहा है वैसे क्लास होगा। आज 2 वीडियो देना पड़ा मुझे आपको, क्योंकि स्ट्रेटजी का भी वीडियो मैंने क्लास किया था, आपको लिया था मैंने आपका। और ये करंट अफेयर का भी जरूरी था, जैसे मैंने कहा अभी कि 9 बजे रात को मैं लूँगा करंट अफेयर क्लास। तो कल से फिर से 9 बजे क्लास होगा। तब तक आप लोग वेट करिए, पढ़ाई करते रहिए। और जब भी कुछ होगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे ही दिया है, वो क्लास आपका होता रहेगा उस पर। टेलीग्राम के लिंक पे मैं लिंक भेज देता हूँ, उससे आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास को यहीं पर ऑफ किया जाता है। जो भी कुछ कहना होगा फिर कल बताया जाएगा, उसके आगे पढ़ाया जाएगा जो टॉपिक बचे हुए हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।